होटल की लॉबी से स्टेशन तक का सफ़र, फिर स्टेशन के दाखिली दरवाजे से उस नीम रोशन तफ्तीशी कमरे तक का सफ़र। इस सारे सफ़र में कबीरा सादान से पैर नहीं उठाए जा रहे थे। बरसों से आलियान के नाम के साथ वो एक ही बात सुनती आ रही थी, वो मर चुका होगा, खोए हुए बच्चे कहीं नहीं मिलते, उसकी लाश मिल चुकी है, तुम उसको क्यों तलाश कर रही हो। कबीरा को उसकी अकड़ और गरूर की सज़ा मिली। एक ही बेटा था, वो भी मर गया। कहीं बरस तक वो इस फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही थी जो उनको मौसूल होगी और कोई शख्स भारी आवाज़ में कहेगा कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, हमें इतने करोड़ तावान के तौर पे अदा करो और अपने बच्चे को ले जाओ। और फिर वो अपनी सारी जमा पूंजी बेच के उस तावान की रकम को अदा कर देगी और अपने छोटे से बेटे को घर ले आएगी। आज बरसों बाद उन्हें वो कॉल मौसूल हुई थी और उस लड़की की तरफ से जो उनकी दुश्मन की बेटी थी। ये दुश्मनी एक तरफा थी और कहीं बरस से कबीरा बेगम ने इसे तन्हा ही निभाया था। वो जानती थी इस फ़ोन कॉल के बाद भी ये दुश्मनी ख़त्म नहीं हो जाएगी। कशमाला हुरे जहाँ की बेटी ही रहेगी जिसको वो सख्त नापसंद करती थी, और महाबीना उसकी बहन ही रहेगी जिसकी हर नेमत से उनको हसद महसूस होता था, जिसकी हंसती बसती ज़िंदगी देख के उन्हें अपनी कम आयगी का एहसास होता था। आज का दिन गुजर जाने के बाद भी वो दुश्मनी, हसद और नापसंदीदगी उसी तरह बरकरार रहनी थी जैसी आज से पहले थी। लेकिन आज के दिन किसी शय से फ़र्क नहीं पड़ता था। बस आज के दिन के लिए कबीरा बेगम ने अपने अनाथ पे पॉज का बटन दबा दिया था। आज सारी कायनात रुक गई थी क्योंकि आज उन्होंने ठंडा डोर नॉब घुमाया और दरवाज़ा धकेला। आज उनकी तलाश ख़त्म हुई थी। दरवाजे से कुर्सी तक का सफ़र सदियों का था। उनके कदम भारी थे और उनकी बसारत बार बार धुंधला रही थी। मेज़ के पार बैठा नौजवान वो छोटा सा बच्चा नहीं था जिसके बाल उन्होंने आखिरी दफ़ा ब्रश किए थे। उसकी शर्ट का कॉलर बंद किया था, उसके चेहरे पर रगड़ के रोशन लगाया था जिससे वो हमेशा चिढ़ता था और मुंह पीछे कर लेता था। वो बच्चा कहीं नहीं था, उसकी जगह एक नौजवान बैठा था, सुनहरे उलझे बालों वाला, कुनिया मेज़ पर जमाए, सर उन पे गिराए। आहट पे उसने चेहरा उठाया। उसके चेहरे पे कोई तासुर ना उभरा। स्याह पैंट्स और हमरंग कोट में मलबूस कबीरा सादान उसके सामने खड़ी थी। आलियान पीछे हुआ, टेक लगाई, टांग पर टांग जमाई और फुर्सत से उनका जायज़ा लिया। स्याह बॉय कट बालों वाली खूबसूरत खातून जो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी बढ़ती उम्र को रोकने की कोशिश कर रही थी। कानों में दमकते नगीने, उंगलियों में चमकते हीरे, कलाई पर बंधी कीमती घड़ी। आलियान की निगाहें वापस उनके चेहरे तक उठी। उनकी आंखें जब से गुलाबी पड़ रही थी। वो उसी तरह उन्हें देखे गया, यहाँ तक कि वो उसके सामने बैठ गई। वो एक पल के लिए भी उस पर से निगाह नहीं हटा रही थी, वो बस उसे देखे जा रही थी। उस नौजवान को पहचानना उनके लिए मुश्किल ना था। वो एक लम्हे में पहचान सकती थी कि ये वही बच्चा था जो उन्होंने खोया था। भले उसका कद 6 फुट से ऊंचा हो गया हो, भले उसके बालों का रंग डाई होकर बदल गया हो, भले उसके चेहरे पे उनके लिए कोई शनासाई न या अपनायत ना हो, लेकिन वो उसको पहचानती थी। वो भरे मजमा में भी उसको पहचान सकती थी। वो सादान और उनकी सूरत का मिक्सचर था। वो उन्हीं का बेटा था। उन्हें किसी डीएनए, किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत ना थी। कैसे हो? उनके होंठ कँपकँपाए, आंखें बदस्तूर उस पर जमी थी। नौजवान ने हल्के से कंधे उचकाए। चंद घंटे गुजर चुके, चंद घंटे रह गए। ये 24 घंटे से ज़्यादा मुझे हिरासत में नहीं रख सकते। उसकी आवाज़ में कोई तासुर ना था, आंखों में अलबत्ता बेजारी थी। क्या तुमने मुझे पहचाना? ओह प्लीज़, क्या हम ये फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं? मैं जानता हूँ कि आप कबीरा सादान हैं। एक अरसा मैं नगीना खातून के साथ रहा हूँ और उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बता दिया था। लेकिन आलियान ने चेहरा शीशे की दीवार की तरफ उठाया जिसके पार पुलिस अफसरान खड़े थे और आवाज़ बुलंद की, लेकिन किसी और मुल्क में अगवा होकर रहना और किसी जादूगर की परवरिश में बड़े होना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए तुम लोग मुझे उसके ऊपर हिरासत में नहीं रख सकते। फिर चेहरा वापस उनकी तरफ मुड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं और मैं आपके चेहरे से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करके अपना गुजर बसर खुद चला सकता हूँ। वो जैसे उसको सुन नहीं रही थी, बस उसे देख रही थी। आंखों से उसका एक एक नक्श अपने अंदर जज्ब कर रही थी। कैसे हो? उन्होंने दोबारा पूछा। आलियान एक लम्हे के लिए ठहरा, गर्दन में गिरडी सी उभर के माधूम हुई। मैं पुलिस की इस कार्रवाई की वजह नहीं जानता। सुना है आपके किसी रिश्तेदार ने मुझे अपने बच्चे के अगवा के जुर्म में फंसाने की कोशिश की है। शायद इसीलिए आपको भी यहाँ बुलाया है ताकि आप मेरे ऊपर कुछ प्रेशर डाल सकें। हालांकि कैसे हो आलियान? वो बोलते बोलते रुक गया। आंखें कबीरा बेगम पे जमी थी, आवाज़ मध्यम हुई। ठीक हूँ। शीशे की दीवार के पार खड़े चंगेज़ ने बेख्तियार साथ मौजूद माला की तरफ देखा। वो भी आलियान के चेहरे के बदलते तासुरात पे चौंकी थी। फिर उसके चेहरे पे उम्मीद उभर आई, खौफ से लिपटी उम्मीद। क्या इसके बाद तुम कभी मुझसे मिलना चाहोगे?
आंसू उनकी पलकों पर ठहरे थे और आलियान बस उन्हें देख रहा था। मेरे और आपके दरमियान कोई अटैचमेंट नहीं है। मेरी यहाँ एक ज़िंदगी है, पढ़ाई है, जॉब है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी मौजूदगी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। क्या तुम मेरे लिए वक्त निकाल सकोगे? आंसू उनके चेहरे पे फिसल रहे थे। मेकअप की तहें हल्की हल्की पिघलने लगी। वो बस उन्हें देखता रहा। वो उसके चेहरे को नहीं पढ़ पा रही थी। तुम्हें यहाँ से आंखों से इतराफ़ में देखा, फिर वापस आलियान को। मैं निकलवा लूँगी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या होगा आलियान? क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगे? वो आगे को हुई। बहुत उम्मीद से उसकी आंखों में झांका। वो चुप रहा, अलबत्ता उनकी आंखों से निगाहें नहीं हटा पा रहा था। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी। जानती हूँ तुम्हारी एक ज़िंदगी है, जैसे अनाया की एक ज़िंदगी है, जैसे हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। लेकिन क्या महीने में एक दफ़ा मैं और तुम कहीं बैठ के अच्छा सा डिनर कर सकेंगे? क्या कभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकूंगी? कभी मेरा दिल घबराए तो मैं तुम्हें कॉल कर सकूंगी? आलियान खामोश बैठा रहा। अलबत्ता उसकी गर्दन में बार बार थूक निकलने से गिल्टी उभर के मालूम होती थी। शीशे के पार खड़ी माला को वहम सा हुआ कि आलियान की आंखें भीगी हैं। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के चल लम्हे। क्या तुम इतना कर सकोगे मेरे लिए? सामने बैठा नौजवान उनका बेटा था, और अगर वो अपनी ज़िंदगी उनके साथ शेयर करना शुरू हो जाए तो शायद उनको हर चीज़ मिल जाए, उनकी ज़िंदगी में खुशी वापस आ जाए। फिर किसी की हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी देख के उन्हें हसद महसूस नहीं होगा। फिर शायद वो किसी जादूगर की चौखट पे नहीं जाएंगी। फिर शायद वो किसी की ज़िंदगी को आग लगाने की ख्वाहिश नहीं करेगी, क्योंकि उनकी खोई जन्नत उनके सामने थी। आलियान ने धीरे से सर को खम दिया, अलबत्ता बोला कुछ नहीं। कबीरा बेगम की भीगी आंखें हल्की से मुस्कुराई। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। तुम्हारी माँ आ गई है और वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती है। और उन्होंने गहरी सांस ली। कशमाला से भी मेरी बात हो गई है। वो तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा, कोई चार्जशीट दायर नहीं करेगी। तुम्हें कोई एतराफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुम सिर्फ उसके बच्चे के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि वो भी एक माँ है और मैं उसका गम समझ सकती हूँ। तो हम सब एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। आलियान उसी तरह उन्हें देखे गया। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना कर सकते हो? आंसू उनकी आंखों से गिर रहे थे और वो दोनों मुठ्ठियाँ बाहम फंसाए बैठी थी। आलियान ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। ओके। उसकी आवाज़ धीमी थी, निगाहें उनकी आंखों पे जमी थी। क्या सिर्फ उस जगह का नाम बता सकते हो जहाँ वो बच्चा है आलियान? आलियान ने फिर से इस बात में सर हिलाया और चेहरा झुका लिया। क्या तुम इस कागज़ पर लिख सकते हो? उन्होंने आलियान के सामने रखे कागज़ कलम की तरफ इशारा किया। आलियान ने चेहरा उठाया, उसकी आंखों में पानी था। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या हम एक फैमिली बन जाएंगे? उसकी आवाज़ गीली थी। ऑफ कोर्स मेरे बेटे, हम एक फैमिली बन जाएंगे। वो भीगी आंखों के साथ मुस्कुराई। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उठ के उसको गले से लगा ले। ओके, वो खनखारा, चेहरा उनके करीब किया। माला का बेटा। माला और चंगेज़ दोनों का जैसे सांस रुक गया। जहन्नुम में है। सारे में सन्नाटा छा गया। कम ऑन कबीरा सादान। आलियान एकदम सर पीछे फेंक कर हंसा। आपको लगा मुझे आपकी फैमिली बनने में दिलचस्पी है? एक्सक्यूज़ मी। वो अभी तक हंसता चिल्ला रहा था। कबीरा बेगम के आंसू बीच चेहरे के रुक गए, शौक और सदमे से। आपने कैसे सोचा कि आपकी ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग मेरे ऊपर असर कर जाएगी? जिस मट्टी से मैं बना हूँ वहाँ पे इसका कोई चांस नहीं है। वो बदिक्कत हंसी रोक के सीधा हुआ और चेहरा उठा के शीशे की दीवार को देखा। आई गॉट यू फॉर अ सेकेंड। उसने एक आँख दबाई और बाआवाज़ बुलंद कहा। वो शीशे के पार खड़े चंगेज़ और माला से मुखातिब था। चंगेज़ बदमज़ा होकर पीछे हुआ था और कशमाला के कंधे ढलक गए थे। चेहरे की जोत बुझ गई थी। वो आलियान की उनकी आंखों को पहचानती थी। चेंजलिंग वाली आंखें, जिनको कहीं बरस से वो अपने ख्वाबों में देखती आई थी। मेरा ख्याल था वो अपनी माँ को बता देगा। ये कुछ नहीं बताएगा। चंगेज़ ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। सुबह हमें इसको रिलीज़ करना होगा। तब तक अगर आपके तर्किश में कोई आखिरी तीर बचा है तो इसको आजमा ले। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। वो जैसे अब इस सारी कार्रवाई से बेजार हो चुका था। माला ने शिकस्तगी से सर हिलाया। उसका तर्किश खाली था। माहिर को एक मीटिंग के सिलसिले में पुलिस स्टेशन से जाना पड़ गया। जब वो वापस आया तो वो स्टेशन के सामने बने पार्क के बेंच पर बैठी थी। तारीकी धीरे धीरे अपने पर फैला रही थी। स्ट्रीट पूल्स की बत्तियाँ रोशन होने लगी थी। उसने कॉफ़ी कार्ट से कॉफ़ी के 2 कप लिए और माला की तरफ चला। बेंच पर उसके साथ बैठा तो वो चौंकी, ऐसे जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो और दिमाग अभी तक शल हो। कॉफ़ी? माहिर ने कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये पुलिस स्टेशन की ड्रिप कॉफ़ी से बेहतर होगी। वो फीका सा मुस्कुरा दी। उसे याद आया 2 माह पहले जब वो उसके साथ पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन आई थी, तब उन दोनों के दरमियान कितने फासले थे। तब का माहिर फरीद आज वाले माहिर फरीद से मुख्तलिफ था। या शायद वो बदल गई थी, या शायद वक्त बदल गया था।
बेंच एक दरख्त तले था। उसके ऊपरी शाखों पर कोई परिंदा बैठा चूंच रगड़ रहा था, जिसके बाईस पत्तों में बार बार झुनझुनाहट पैदा होती थी। वो दोनों खामोशी से बेंच पर साथ साथ बैठे, सामने फैली घास और उसके पार बनी सड़क को देखे गए। जन से गुजरती गाड़ियाँ, उनके और पुलिस स्टेशन के दरमियान एक लम्हे के लिए हाइल हो जाती और फिर मंजर साफ हो जाता। क्या मालूम वो बदर को अब तक मार चुका हो। माहिर ने चौंक के उसे देखा। वो अनछुए मग को हाथों में पकड़े सामने देख रही थी। इन गुज़श्ता चंद हफ्तों में ये दूसरी दफ़ा था जब उसने माला की आवाज़ में बदर के बारे में बात करते हुए मायूसी देखी थी। हम उसे ढूंढ लेंगे माला। लेकिन कशमाला मुबीन ने गर्दन दाएं बाएं हिलाए। उसने कभी भी हमें प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया। चंद माह पहले बदर वाकई इस्तांबुल में आया था। हमने एयरपोर्ट की फुटेज में देखा था, लेकिन क्या इसके बाद वो इसी शहर में रहा? क्या आलियान ने उसका ठीक से ख्याल रखा? अगर वो ज़िंदा होता तो आलियान मुझे उसकी तस्वीर या वीडियो ज़रूर दिखाता। आजकल अगवाकार ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि तस्वीर या वीडियो में पीछे मौजूद बैकग्राउंड से कोई भी क्लू लेकर उनको ढूंढा जा सकता है। मगर कशमाला ने सर झटक दिया। क्या पता उसके हाथों से मेरे बेटे की ज़िंदगी चली गई हो, जानबूझ के भी नहीं तो गलती से, और वो मेरे ऊपर लिवरेज कायम रखने के लिए मुझे बता ना रहा हो। या क्या मालूम उसने बदर को इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया हो जिसके लिए नगीना बेगम बच्चों को अगवा किया करती थी। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी और वो बदिक्कत बोल पा रही थी। हम शायद कभी न जान सके कि नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी। क्या हिलाल ने तुम्हें कभी नहीं बताया? माला ने चेहरा मोड़ के उसे देखा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। बस इतना बताया था कि वो उन्हें जादू सीखने के लिए मजबूर करती थी, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे यकीन है कि सिर्फ इस मकसद के लिए नगीना बेगम बच्चे अगवा नहीं करती थी, उसका कोई और मकसद भी था। माहिर का जहन लाइब्रेरी की जानिब चला गया। वहाँ हिलाल भी जाती थी। क्या वो आलियान से मिली थी? अगर हाँ, तो उसने माहिर को क्यों नहीं बताया? हिलाल वो मुअम्मा थी जिसे शायद वो तमाम उम्र नहीं समझ पाएगा। तुम भी सारा वक्त खामोश रहे। माला की आवाज़ पर वो चौंका। वो उसे शिकायती नज़रों से देख रही थी। तुम उसे कुछ पूछ सकते थे अपना चार्म इस्तेमाल करके, या जैसे तुम अपनी बातों के ज़रिए लोगों के जहन में घुस जाते हो। मुझे लगा शायद तुम अपनी कोई तकनीक उस पर भी इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम। माला ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। तुमने उसको कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं किया। माहिर मुस्कुरा दिया, हल्के से कंधे झुकाए। तुम, चंगेज़ और कबीरा बेगम उससे वो कहलवाने की कोशिश कर रहे थे जो वो नहीं बताना चाहता था, और तुम, मैं वो सुन रहा था जो वो बता रहा था। माला की आंखों में उलझन उभरी। उसने कुछ भी नहीं बताया। कॉफ़ी पियो। मुचल हमें ना समझी से उसे देखे गई, फिर कप चेहरे तक ले गई, लेकिन दिल नहीं चाहा। दिल किसी चीज़ के लिए नहीं चाह रहा था। उसने कप नीचे कर दिया। क्या मालूम मैं गलत हूँ और बाकी सारी दुनिया ठीक कहती हो। माही, मालिक साहब, शायद वो सब ठीक कहते हो। हम उसे ढूंढ लेंगे माला। वो रुका। अगर वो ज़िंदा हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। और अगर वो ज़िंदा ना हुआ? कशमाला ने बेख्तियार तड़प के उसे देखा। अपने मुंह से ये कहना आसान था, किसी के मुंह से सुनना बहुत मुश्किल। अगर वो ज़िंदा ना हुआ तो भी हम उसका सुराग हासिल कर लेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। माला ने भीगी आंखों के साथ सरस बात में लाया। चल लम्हे उसी तरह खामोशी से गुजर गए, सिवाय उस परिंदे की चूंच की आवाज़ के जो मुसलसल लकड़ी पर कुछ रगड़ रहा था। क्या बदर के मिलने के बाद तुम वापस चली जाओगी? माला ने चेहरा मोड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। वो पुलिस स्टेशन की जगमगाती इमारतों को देखे गई। अंधेरा गहरा होने के बायस उसकी सारी बत्तियां जल उठी थी। चंगेज़ के दफ्तर की खिड़की भी रोशन थी, अलबत्ता उस जाविये से वो अंदर बैठे अफसरान को नहीं देख सकती थी। मैं वापस जाने के लिए ही आई थी, लेकिन तुम रुक भी तो सकती हो। माला ने बेख्तियार चेहरा मोड़ के उसे देखा। वो उसको उसी तरह देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत से सवाल थे जिन्हें वो ज़बान पे नहीं ला रहा था। मेरे पास यहाँ रहने के लिए कोई वजह नहीं है माहिर, और वहाँ मेरी पूरी ज़िंदगी है। मैंने बहुत मेहनत से वो ज़िंदगी बनाई है। फिर मुझे अपने बेटे का सोचना है, अपनी फैमिली का सोचना है। मैं यूँ ही अचानक से रीलोकेशन के फ़ैसले नहीं कर सकती। और फिर इस शहर में मैं क्या करूँगी? वो बेंच पर उसकी तरफ पूरी घूमी संजीदगी से कहने लगी, जो बात थी वो सामने हो जाए तो बेहतर है। यहाँ मेरी कोई शनाख्त नहीं है, मेरे पास वीज़ा नहीं है। चलो मेरा वर्क वीज़ा लग जाए, तब भी यहाँ हर चीज़ मुझे नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी। ये मत कहना कि बेकरी की वजह से मैं एकदम स्टेबल हो जाऊँगी। वो बेकरी मैं वैसे भी बैरबल को वापस कर दूँगी। वो बोलती गई और वो सुने गया। मैंने जो कुछ करना अपनी फील्ड में रहते हुए अपने लिए करना, जैसे मेरी फ़ोटोग्राफ़ी, मेरे क्लाइंट्स, वहाँ पे मेरा एक सेटअप है। यहाँ पर मुझे नए सिरे से हर चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। घर, हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़ी, क्लाइंट्स, बिजनेस लाइसेंस, मार्केटिंग, सब कुछ स्क्रच से
शुरू करना पड़ेगा और मैं पहले ही इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ। मैंने तिनका तिनका जोड़ के अपनी ज़िंदगी तनहा वहाँ खड़ी की थी। मैं दोबारा इसी फेज़ से नहीं गुजर सकती जब मुझे फिर से एक एक तिनका जोड़ना पड़े। तुम क्यों समझती हो कि तुम्हें सब कुछ तनहा करना पड़ेगा? परिंदे की चोंच एकदम ठहर गई। सारी आवाज़ें जैसे खामोश हो गई। वो बस उसको देख के रह गई। जानता हूँ कि तुमने हर चीज़ अकेले की है, लेकिन हमेशा अकेले ही करनी होगी। ये क्यों फ़र्ज़ कर लिया तुमने? पुलिस स्टेशन की बत्तियाँ जैसे एकदम तेज़ हो गई थी, या शायद गुजरते ट्रैफिक की हेडलाइट्स थी। उसे लगा यकायक पार्क में बहुत सी रोशनी उतर आई है, या शायद वो माहिर की भूरी आंखों की चमक थी। वो बस उसे देख के रह गई। तुम अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोच कर लेती हो कि तुम्हें ये तनहा करना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक हाइपर इंडिपेंडेंट औरत हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। हालात ने तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। तुम अकेली थी, तुम्हारी शादी टूटी थी, तुम्हें दुनिया के किसी मर्द पे एतबार नहीं था और तुम बहुत से ट्रॉमा से गुजर रही थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, लेकिन अब तुम तन्हा नहीं हो। अब वो फेज़ गुजर गया। ज़िंदगी 4-5 साल पहले वैनकूवर की सर्दी में मुंजमद नहीं रही। ज़िंदगी आगे बढ़ गई है। तुम बहुत सी चीज़ों से गुजर आई हो। तुम वो इंसान नहीं हो जो 5 साल पहले थी, ना तुम वो इंसान हो जो 1 साल पहले थे। हर इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है। मैं भी वो नहीं हूँ जो चंद माह या चंद साल पहले था। हम दोनों ने अपनी ज़िंदगियों में बहुत कुछ खोया है और इससे बहुत कुछ सीखा है। वो बोल रहा था और वो बस उसको सुन रही थी। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का हर फैसला ये सोच के नहीं लेते कि हमें ये सब अकेले करना पड़ेगा। माहिर का रोशन चेहरा धुंधला पड़ता जा रहा था। माला ने पलकें झपकी, आंसू टूट के गालों पे गिरे। क्या तुम एक लम्हे के लिए ये सोच सकती हो कि तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं करना पड़ेगा? मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। क्या तब तुम्हारे लिए ये फ़ैसला आसान होगा? वो मज़ीद उसका चेहरा नहीं देख सकती थी। उसने रुख मोड़ लिया। वह वापस पुलिस स्टेशन को देख रही थी, जिसकी दीवारों के अंदर एक जादूगर कैद था। अभी मैं कोई फ़ैसला लेने की कंडीशन में हूँ क्या? अभी की बात नहीं कर रहा। कहा ना, हम बदर को ढूंढ लेंगे, लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाने या ना जाने का फ़ैसला ये सोच के मत करो कि तुम तन्हा होगी। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था और अब भी तुम्हारे साथ हूँगा। पत्थर पे लकीर खींच के बता चुका हूँ। माला ने चेहरा मोड़ के उसे नहीं देखा, अलबत्ता किन अँखियों से वो देख सकती थी कि खाकी कोट वाला मर्द अपनी जगह से उठ रहा था। फिर वो एक ट्रैश कैन तक गया और कप उसमें गिरा दिया। वो जानती थी उसने आधा कप भी नहीं पिया होगा। उसके कॉफ़ी सुनोब दिमाग को इस तरह की कॉफ़ी हरगिज़ गवारा नहीं थी। वो उसे बहुत ठीक से समझने लगी थी, या शायद वो उसको अब तक नहीं समझती थी। वो वापस उसके करीब आ रहा था, उसके ऐन सामने, यहाँ तक कि उसके पीछे पुलिस स्टेशन का मंजर ब्लॉक हो गया। माला ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो जवाब मांगने नहीं आया था, वो उसे घर चलने के लिए कह रहा था। वो सारी रात पुलिस स्टेशन में नहीं गुजार सकते थे। माला उस रात नहीं सोई। वो बालकनी में कंबल लिए सर्दी में बैठी रही। जानती थी कि दूसरी जानिब वो भी बैठा है। कुछ देर बाद वो उससे कुछ पूछ लेता था। कभी वो जवाब देती, कभी खामोश रहती। आंसू बार बार उबल के आ रहे थे। कभी कभी वो चंगेज़ और सारी पुलिस की शान में गुस्से से कुछ बोलने लग जाती। तब वो तसल्ली से सुनता और जवाब में बस इतना कहता, पुलिस वालों को किसी से कुछ उगलवाना नहीं आता माला, तुम्हें आता है। बोले तो तुम भी एक लफ्ज़ नहीं थे। दीवार के पार खामोशी छा गई। मैं और क्या करता? कुछ नहीं। वो मज़ीद कुछ नहीं बोली। दरमियान में किसी पल उसे ऊँघ आ जाती, जैसे बहुत रोने के बाद आती है। उसकी आंख फ़ोन की मुसलसल बेल से खुली। हड़बड़ा के उठ बैठी। माहिर कॉल कर रहा था। वो अब हमसाए में मौजूद बालकनी में नहीं था। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी और वो नीचे लॉबी में उसका इंतज़ार कर रहा था। आलियान की रिहाई का वक्त करीब था। अगर उन्होंने आलियान से बात करनी थी तो उनके पास एक आखिरी मौका था। ट्रैफिक के बायस उन्हें देर हो रही थी। जब तक वो दोनों पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए, आलियान की रिहाई का परवाना जारी हो चुका था। दाखिली राहदारी के बाएं तरफ एक हॉल सा बना था। माहिर उस तरफ मुड़ गया और वो उसके पीछे आई। वहाँ जालीदार विंडो थी, जिसके सुराख में से एक ऑफिसर एक ट्रे आगे को धकेल रहा था। सामने खड़े आलियान ने ट्रे अपनी तरफ खींची, उस पर रखी घड़ी कलाई पर पहनी, वॉलेट जेब में डाला, स्ट्रॉ दूसरी जेब में, फिर लैपटॉप उठा के पलटा तो उन दोनों को देखा। बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मिस्टर एंड मिसिज समित, आ गए आप लोग। उसकी आंखें उसी तरह चमक रही थी। वो दोनों उसके ऐन सामने आ रुके। उसने बारी बारी उनके चेहरे देखे, जो शदीद संजीदा दिखाई देते थे। कानून के मुताबिक पुलिस मुझे मज़ीद कैद नहीं रख सकती। अगर आप दोनों को बुरा ना लगे तो क्या मैं जा सकता हूँ? कल मेरा टेस्ट है। कैसे इंसान हो तुम? वो मज़ीद जब्त नहीं कर सकती थी। तुम एक माँ पे तरस नहीं आता? ना अपनी माँ पे आया, ना तुम पे आएगा। जब मेरा इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं तरस किस पे खाऊं? फिर उसने माहिर को देखा और उसी तरह मुस्कुराया।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा ताक़ुब करवाएंगे और अपने बंदे मेरे पीछे लगवाएंगे कि शायद मैं आपको इस जगह ले जाऊं जहां मैंने उस बच्चे को रखा हुआ है, तो आप गलत हैं। मैं यहाँ से सीधा लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे वहाँ बैठ के पढ़ना है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने ताक़ुबकारों को मेरे पीछे मत भेजिए। अगर मुझे मालूम हुआ कि मेरा कोई ताक़ुब कर रहा है तो मैं आप लोगों पे हरासमेंट का दावा भी कर सकता हूँ। मुझे अपने राइट्स मालूम है। उसकी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी चेहरे से जुदा नहीं हुई थी। उनके साथ से गुजर के वो बाहर निकल गया। माला बेख्तियार उसके पीछे गई। माला, माहिर ने उसे पुकारा, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रही थी। वो सड़क के किनारे पहुंचा था जब वो उसके ऐन पीछे आके रुकी। अब हम पुलिस स्टेशन में नहीं खड़े, तुम मुझे सिर्फ इतना बता सकते हो कि वो जिंदा है या नहीं। सड़क के दहाने खड़ा नौजवान जादूगर तसल्ली से उसकी तरफ पलटा। मैंने कोई वायर नहीं पहन रखी, ना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। वो उम्मीद और खौफ के दरमियान उसे देख रही थी। प्लीज़ मुझे इतना बता दो, क्या वो जिंदा है? आलियान चंद लम्हे मुस्कुरा के उसे देखता रहा, फिर इस बात में गर्दन को खम दिया। फिर उसने माहिर की तरफ देखा जो करीब पहुंच चुका था, और जैसे निगाहों में इजाज़त चाही, मैं जाऊं, सिर्फ एक बात। आलियान टैक्सी को पुकारते पुकारते ठहर गया। केल, आलियान ने सवालिया अब्र उठाए। मैं अपनी समूदी में केल डालता हूँ। बैरबल ने अपनी रेसमी में इसका जिक्र नहीं किया था। नोटेड। आलियान ने मुस्कुरा के 2 उंगलियां माथे तक ले जाके सलाम किया और पलट गया, तेज़ कदमों से चलता। अब वो टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था, आज़ाद, बेपरवाह। उस लम्हे कशमाला का दिल चाहा कि कोई गाड़ी तेज़ी से आए और उसे रौंद के निकल जाए, लेकिन वो ऐसी ख्वाहिश नहीं कर सकती थी। सूरत में वो कभी ये नहीं जान पाएगी कि उसका बेटा कहाँ था। वो तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक आलियान टैक्सी में बैठ नहीं गया। दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने बाहर हाथ निकाल के उसे अलविदाई अंदाज में हिलाया था। माला ने मुठियाँ इतनी ज़ोर की खींच ली कि नाखून हथेली में पेवस्त हो गए। वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसके बेटे का अगवाकार उसके सामने जा रहा था अपनी ज़िंदगी जारी रखने, और वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे जाने दो, हम इसे ढूंढ लेंगे, और बदर को भी। वो धीरे से उसके साथ बोला था। माला ने सर झुका दिया। वो अभी उसको नहीं देखना चाहती थी। वो सारी दुनिया से खफा थी। चुपचाप वो कार की तरफ बढ़ गई। आज उसने माहिर से बस पे जाने की जिद नहीं की थी। उसे बस घर जाना था और बहुत सारा रोना था। आलिया ने टैक्सी ड्राइवर को मतलूबा लोकेशन समझा दी और टैक्सी आगे बढ़ गई तो उसने एहतियात से पीछे देखा। उसकी निगाहों के सामने कोई कार उसके ताक़ुब में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अगर पुलिस या माहिर के बंदे उसका ताक़ुब कर रहे थे तो वह इतनी आसानी से नुमाया नहीं होंगे। उसने ड्राइवर को उसी इलाके के चंद चक्कर काटने के लिए कहा। इसके बाद वो टैक्सी बदलेगा। फिर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की। बैटरी कम रह गई थी। वो जानता था अब उसकी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड हो रही होंगी, लेकिन उसको पुलिस के निपटने के सारे तरीके आते थे। सीट बेल्ट पहन ली, मुसलसल होती टूटों पे ड्राइवर ने उकता के कहा। आलिया ने खींच के सीट बेल्ट निकाली और बकल में अड़ाई, लेकिन वो लगी नहीं, वापस खींच गई। उसने ज़ोर से उसे दोबारा खींचा और बकल में पेवस्त करना चाहा। तुम्हारी सीट बेल्ट ख़राब है, उकता के कहा। ड्राइवर ने जवाबन बुड़बुड़ा के कार आहिस्ता की और पीछे मुड़ा। मैं लगा के देता हूँ, 1 मिनट। ड्राइवर बाजू लंबा करके उसकी तरफ झुका। आलिया ने दोनों हाथ पीछे कर दिए। ड्राइवर ने सीट बेल्ट का सिरा पकड़ा और उसे मजीद खींचा। आलियान सर झुकाए बकल को देख रहा था। 1 मिनट, तुम्हारे बकल के अंदर तो। उसने टूटे बकल को देख के चौंक के चेहरा उठाया। उसी पर ड्राइवर ने हाथ में पकड़ी सिरिंज जोर से उसकी रान में घूम दी। आलिया ने तेज़ी से उसके बाजू में नाखून पेवस्त किए, उसे अपने ऊपर से धकेलना चाहा, लेकिन इंजेक्शन में मौजूद केमिकल का असर बहुत तेज़ था। चंद ही लम्हे में उसके हाथ बेजान हो गए। वो हरकत न कर सका। सिर्फ एक लफ्ज़ उसकी ज़बान पर अटक गया, ज़ियाद। उसका जहन किसी दूर तारीक वादी में था, जैसे वो किसी स्याह समंदर के वस्त में डूबे हुए जहाज़ का कोई तख्ता हो जो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पे उभर रहा हो। उसने आंखें खोली। हर तरफ स्याही थी। कुछ खुरदरा सा था जो चेहरे से टकरा रहा था। आलियान ने पलकें झपकाई। उसके चेहरे पर शायद कोई स्याह बोरी नुमा कपड़ा था जो उसकी जिल्द से मुसलसल रगड़ खा रहा था। उस कपड़े के नन्हे नन्हे सुराखों से उसे एक धुंधला सा मंजर दिखाई दे रहा था। सुरमई दीवारें, इर्द गिर्द टहलते लोग। आलिया ने चेहरा दाएं बाएं झटका। कदमों के करीब आने की आवाज़ आई। किसी ने गर्दन पर बंधी रस्सी की गिरा खोली, जैसे उसकी गर्दन किसी तोक से आज़ाद हुई। किसी और ने खींच के वो कपड़ा चेहरे से ऊपर खींचा। वो उसकी जिल्द से रगड़ खाता उतरा तो उसके मुंह से सिसकारी निकली। उसने बेजारी से पलकें झपकाई। एकदम से तेज़ रोशनी के बायस आंखें चुंधिया गई थी। उसकी बसारत माहौल की रोशनी के लिहाज से एडजस्ट हुई तो उसने देखा सामने एक खाली कुर्सी रखी थी। वो खुद एक कुर्सी पर बैठा था। उसके पैर और हाथ वायर से बंधे थे। उसने दाएं बाएं देखा। जिस हद तक गर्दन मुड़ सकती थी, यकीनन उसके पीछे असला लिए चंद अफराद खड़े थे। उसने चेहरा वापस खाली कुर्सी की तरफ मोड़ा।
अब वो खाली नहीं थी, कोई था जो उस पर बैठ रहा था। नौजवान जादूगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया, फूंक मार के आंखों पर आए बाल हटाए, फिर सर को झटका। माथे के बाल मजीद एक तरफ हुए। अब उसकी बसारत मुकम्मल साफ थी और वो सामने बैठे शख्स को देख सकता था। मेरा ख्याल था मुझे अगवा करने की गलती ज़्यादा करेगा, लेकिन आप भी पीछे नहीं रहे। माहिर बे, खाकी कोट वाला माहिर फरीद उसके सामने टांग पर टांग जमाए बैठा था, यूं कि कूनी कुर्सी के हद पर रखे 2 उंगलियां गाल तले ठहरी थी। वो बहुत इत्मीनान से उसे देख रहा था। पानी मिल सकता है, मैं काफ़ी डिहाइड्रेटेड महसूस कर रहा हूँ, आलियान ने कहते हुए कूनी के अंदर वाली तरफ अपने पहलू से रगड़ी। माहिर ने पीछे किसी को इशारा किया। जब तक उसका पानी आया वो दाएं बाएं गर्दन घुमा के अतराफ का जायज़ा ले चुका था। ये सुरमई दीवारों वाला कोई काठ कबाड़ से लैस कमरा था, जैसे किसी फैक्ट्री का वेयर हाउस हो। एक शख्स ने स्ट्रॉ वाली बोतल उसके सामने की। उसने होंठों में स्ट्रॉ रख के 2 घूंट भरे, फिर चेहरा पीछे किया, नापसंदीदगी से प्लास्टिक के स्ट्रॉ को देखा और फिर वापस माहिर को। जी माहिर बे, अब बताइए आगे क्या होगा? वो मुस्कुरा रहा था। माहिर उसी खामोशी से उसे देखे गया। जब चंद हमें यूं ही गुजर गए तो आलियान ने समझकर सर हिलाया। आपकी वजह से मेरा एग्ज़ाम रह गया। चले कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। उसने निगाहें दाएं बाएं घुमाई। ये यकीनन आपकी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का एक कमरा है। आप कोई गैंगस्टर या माफिया बॉस नहीं है जो आपके डिस्पोजल पे ऐसी गुमनाम इमारतें हो। ज़्यादा देर आप मुझे यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि आप कानूनन कोई गलत काम करना नहीं चाहते। हाँ, माला के लिए। उसकी मुस्कुराहट मायने खेज हो गई। आपने आज कानून को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला कर लिया। अच्छी तब्दीली है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होगा। माहिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो उसी दिलचस्पी से उसे देखे गया। अब आप मुझे ये कहेंगे कि आपके ये मिनियंस मेरे ऊपर टॉर्चर करेंगे, मेरे नाखून उखाड़ेंगे या मुझे मारे पीटेंगे या पानी में मुझे डुबकियाँ देंगे, और इस टॉर्चर से घबरा के मैं आपको बदर की लोकेशन बता दूंगा। आपका प्लान अच्छा है, लेकिन मैं इसमें 2 मसले हैं। पहली बात, वो उसी डीट मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, मैं हर किस्म का टॉर्चर पर बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि आपकी तरह मैं नाजो नाम में नहीं पला, ना ही एक शानदार लाइफ का आदी हूँ। मैं गलियों में बड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत भूख और कस्म परसी के हालात देखे हैं। मैं लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म हूँ। बहुत मेहनत से मैंने अपनी ये ज़िंदगी बनाई है, इसलिए आपके टॉर्चर से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ेगा। उसकी मुस्कुराहट मज़ीद हुई। आप कोई माफिया बॉस नहीं है जो बेरहमी से किसी दूसरे इंसान के ऊपर होता जुल्म देख सके। आपका ज़मीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए अव्वल तो आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते, दूसरा आप फिल्मों की तरह मुझे घंटे में गोली मार सकते हैं और मुझे जिस्मानी तकलीफ़ देकर चल हमें मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर घुटने में गोली मार सकते हैं और मुझे जिस्मानी तकलीफ़ देकर चल हमें मुझसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा खून ज़्यादा बह गया और मैं मरने के करीब हुआ तो आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आप खुद मुझे अस्पताल भेज देंगे और मैं होश में आते ही पुलिस के पास चला जाऊंगा। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि आप इस मुल्क में फॉरेनर हैं। इसलिए अब आप जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि मुझे अगवा करके आप एक जुर्म तो कर ही चुके हैं। माहिर उन्हीं नज़रों से उसे देखता रहा और फिर गहरी सांस ली। पुलिस स्टेशन में मैंने तुमसे कोई बात नहीं की क्योंकि मैं तुमसे इस तरह 1-on-1 बात करना चाहता था। अच्छा हाँ, समझ गया। आलिया ने समझ के सर हिलाया। आप मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, पहले आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, मेरे किसी राज को मंजर आम पर लाने की धमकी देंगे जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरे किसी करीबी शख्स की जान लेने की धमकी देंगे। इससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे करीब कोई है ही नहीं, ना मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता है, ना कोई मोहब्बत, ना कोई इंसान। मैं अपनी ऐसी कोई कमज़ोरी रखता ही नहीं जो मेरी लायबिलिटी बने। आप मेरी किसी कमज़ोरी, किसी मोहब्बत या किसी ज़ाती मफाद से वाकिफ़ ही नहीं है, ना हो सकते हैं। इसलिए मैं पहले से बता दूं, ये तरीका मेरे ऊपर कारीगर साबित नहीं होगा। माहिर ने इस बात में सर हिलाया। रिलैक्स किड, मैं ना तुम्हें टॉर्चर करूँगा ना ही ब्लैकमेल। मैं तुमसे सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा, वो बच्चा कहाँ है? आलियान मुस्कुरा दिया, आंखों की चमक बढ़ गई। वो जहाँ भी है आप उसे नहीं ढूंढ सकते। वक्त आने पे वो खुद ही अपनी माँ के पास पहुँच जाएगा। आप दरमियान में क्यों पड़ते हैं? थोड़ा और पानी मिल सकता है? कहने के बाद आलिया ने दाएं बाएं देखा। कोई अपनी जगह से ट्रस्ट से मस्त ना हुआ। ना ही माहिर ने इस दफ़ा किसी को पानी लाने का हुक्म दिया। उसने शाने अचका दिए। खैर, मुझे डिहाइड्रेटेड रख के आप मुझसे कुछ उगलवा नहीं सकते। पुलिस स्टेशन में हर शख्स तुमसे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ मैं था जो तुम्हें सुन रहा था।
कुर्सी पे बंधा आलियान गर्दन सीधी उठाए उसी मुस्कुराहट से उसे देखे गया। तुम्हें लगता है आलियान कि तुमसे कोई कुछ उगलवा नहीं सका, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो तुमने मुझे अपने मुंह से बता दिया। आलियान ने सवालिया भ्रू उठाया। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है। तुमने मुझे खुद ही वो इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी मुझे तलाश थी। वेरी इंटरेस्टिंग। मसलन मेरी समूदी की रेसिपी। आलियान धीरे से हंस दिया। अगर आपके नार्सिस्टिक जहन को लगता है कि मैं आपसे या बैरबल से मुतासिर होकर आपको स्टॉक करता हूँ या आपके लाइफस्टाइल को। माहिर ने हाथ उठा दिया। उसकी बोलती ज़बान खामोश हो गई। मुझसे मुतासिर होने वाला शख्स मेरे लाइफस्टाइल को सिर्फ स्टॉक कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक शख्स है जो इस समूदी को बना के पीने की जहमत करेगा। माहिर ने टांग से टांग हटाई और कदरे आगे को झुका। उन दोनों के दरमियान कोई मेज़ नहीं थी, सिर्फ खला था और खामोशी। ऐसा शख्स जो मेरे जैसा हो, यानी हेल्थ फ्रीक। आलियान के अब्रू नासमझी से कटे हुए। तुम एक हेल्थ फ्रीक हो, तुम्हें अपने इन्वायरमेंट की फ़िक्र है। तुम ड्रिंक नहीं करते, ड्रग्स नहीं लेते, क्योंकि तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल है। और इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या हासिल होगा? तुमने दुरुस्त कहा। मैं कोई माफिया बॉस नहीं हूँ, ना ही मेरे डिस्पोजल पे। माहिर ने हाथ से पीछे खड़े आदमियों की तरफ इशारा किया। ना ही मेरे डिस्पोजल पे गैंगस्टर्स या किराए के गुंडे होते हैं जो किसी शख्स को अगवा करके उस पर टॉर्चर करें। मैं ज़िया सुल्तान नहीं हूँ जो किसी को जिस्मानी अजियत दूँ। मैं माहिर फरीद हूँ। मैं ज़िंदगियाँ लेता नहीं हूँ, उनको बचाता हूँ। लोग मेरे पास अपने मसले लेकर आते हैं और मैं अपनी पीपल्स स्किल से उनके मसले हल करता हूँ। और आज मेरे पास एक शख्स का मसला हल करने का मौका है। माला का मसला। माहिर ने सर दाएं बाएं हिलाया। लियाना और एलिफ का मसला। वो कौन है? आलिया ने आंखें की पुतलियाँ सुकेड़ के उसे देखा। लियाना और एलिफ दो जुड़वा लड़कियाँ, टीनेज हैं। उनका बाप अनकरा में एक अहम सरकारी ऑफिसर है। कुछ अर्सा कबल वो मेरे पास एक मसला लेकर आया था। आलियान ठहर के उसे सुनने लगा। खतरे की घंटी दूर कहीं बज रही थी। नामहसूस अंदाज में उसने अपनी कूनी फिर से पहलू से रगड़ी। तुम्हारी कूनी पर खारिश इसलिए हो रही है, लेकिन क्योंकि ये इंजेक्शन साइट है। आलिया ने चौंक के अपने बाजू को देखा। कूनी पर नन्हा सा बैंडेज लगा था। लेकिन मुझे ट्रैंकुलाइज़र तो टांग में लगा था। हाँ, ट्रैंकुलाइज़र टांग में लगा था, लेकिन तुम्हारा ब्लड सैंपल हमने तुम्हारे बाजू से लिया था। ब्लड सैंपल? कहा ना। लियाना और एलिफ को मेरी मदद की ज़रूरत है। उनके गुर्दे एक एक्सीडेंट में ज़ाया हो गए थे। वो दो लड़कियां ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटकी हुई हैं। उन दोनों को एक एक गुर्दा चाहिए। ट्रांसप्लांट कमेटी उनको गुर्दा नहीं देगी क्योंकि वो लिस्ट पे बहुत नीचे आती हैं और आजकल ऑर्गन माफिया के ऊपर काफ़ी सख्ती है, इसलिए उनको ब्लैक में भी किडनी नहीं मिल रहा। आलियान के चेहरे की रंगत बदलने लगी। वो पलक तक ना झपक सका। ऐसे में मैंने सोचा कि वो कौन है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत, कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर उसके दोनों गुर्दे निकाल लिए जाएं तो कोई उसे मिस नहीं करेगा और मेरे ऊपर किसी की जान लेने का गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 ज़िंदगियां बचा रहा हूँ। बाकी रहे तुम, तो तुम्हारी ज़िंदगी डायलिसिस पे चल जाएगी। अब तक अपनी स्याह कमाई से तुमने इतना माल तो इकट्ठा कर लिया होगा कि सारी ज़िंदगी के लिए डायलिसिस अफोर्ड कर सको। बहुत से लोग कह रहते हैं डायलिसिस पे कहीं कहीं बर्स तुम भी रह लोगे, लेकिन इसके बदले तुम 2 लड़कियों की ज़िंदगी बचाओगे। मेरे जैसे बाज़मीर आदमी के लिए इससे अच्छा सौदा क्या होगा। और हाँ, ये तो मैं कहना भूल गया कि उस सरकारी ऑफिसर ने मेरी बिल्डिंग का परमिट भी जारी करना है। यूँ बहुत से लोग जो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट के साथ जुड़े हैं, उनके रिस्क में किसी किस्म की तंगी नहीं आएगी। आलिया ने अब की दफ़ा चेहरा घुमाया तो दाएं जानिब लहराता पर्दा दिखाई दिया। उसकी निगाहों का ताक़ुब देखकर एक शख्स आगे बढ़ा और वो पर्दा हटाया। वो प्लास्टिक की शीट थी जिसके पीछे एक आर्जी ऑपरेशन थिएटर कायम था। 2 नीले स्क्रबर्स में मौजूद अफराद सर पर टोपी और चेहरे पर मास्क पहने वहाँ खड़े थे। आलिया ने बेख्तियार वापस माहिर को देखा। तुम ब्लफ कर रहे हो। मैं माला के बच्चे के लिए सिर्फ ब्लफ करूँगा। आलियान सदान की रंगत एकदम जर्द पड़ गई। आर्जी ऑपरेशन थिएटर में दिखाई देने वाले आलाते जुराही तेज़ रोशनियों में दमक रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। दुरुस्त कह रहे हो। अगले 90 मिनट तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि माही ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वो सरकारी ऑफिसर अनकरा में रहता है। मेरी इतला देने के बाद उसके आदमी वहाँ से निकल पड़ेंगे। वो एक कूलिंग कंटेनर में तुम्हारे गुर्दे यहाँ से अनकरा लेकर जाएंगे जहाँ सर्जरी होगी। अलबत्ता उनके यहाँ पहुँचने में 90 मिनट बाकी हैं।
पुलिस और दूसरे मामलात भी वो खुद ही हैंडल करेंगे। मेरा काम सिर्फ उनको गुर्दे सही सलामत पहुंचाना है। यानी माहिर ने घड़ी वाला हाथ नीचे किया। तुम्हारे पास 90 मिनट है, ना सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि वो बच्चा कहाँ है, बल्कि तुम्हारी बताई मालूमात इन 90 मिनट के अंदर दुरुस्त साबित होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा, क्योंकि जिस लम्हे वो यहाँ पहुँच जाएंगे मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। आलिया ने चेहरा दाएं बाएं मोड़ा। साथ खड़े आदमियों के संजीदा तासुरात, उनके असले वेयर हाउस की ऊंची दीवारों और फिर प्लास्टिक के फड़फड़ाते पर्दों को देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे ऐसा करने से एक जादूगर इस काबिल नहीं रहेगा कि वो दोबारा किसी पे जादू कर सके। मैं इंसानियत के साथ एक भलाई करने जा रहा हूँ। आलियान की रंगत लट्ठे की मानित सफ़ेद हो चुकी थी। वो चंद लम्हे दाएं बाएं देखता, जैसे इस हकीकत को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। तुमने दुरुस्त कहा था, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। तुमने सिर्फ जिन्नात में दोस्त बनाए। अब उनको बुलाओ और उनसे कहो कि वो इंसानों से लड़ें और तुम्हें यहाँ से निकालें। उसने बेख्तियार माहिर को देखा। उसकी आंखों की चमक वीरान हो चुकी थी। वो दोनों जानते थे कि ऐसे मौक़ों पे सबसे पहले जिन्नात दूर भागते हैं। अगर तुम मुझे बता दो कि वो बच्चा कहाँ है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सरकारी ऑफिसर के आदमियों को कॉल करके कह दूंगा कि पुलिस की रेड का खतरा था, इसलिए मिशन नाकाम हो गया और तुम भाग गए। बदले में मेरी इमारत के परमिट का नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे गुर्दे बच जाएंगे। और माला का बेटा? आलियान चलने में उसे देखता रहा। तुम्हारे पास 88 मिनट है, इसके बाद एक तवील ज़िंदगी जो डायलिसिस पे। वो बलद में है। माहिर एक लम्हे के लिए कुछ बोल न सका। बलद की रंगीन सीढ़ियों के सामने जो इमारतें हैं, उनमें फिरोज़ी रंग की इमारत के सबसे टॉप फ्लोर पे जो अपार्टमेंट है, वो रुक रुक के बता रहा था, उस अपार्टमेंट में वो इस वक्त मौजूद है। तुम पुलिस को भेज के उसे बाजियाब करा सकते हो। बाहर चलने में बेयकीनी से उसे देखे गया, जैसे उसे खुद भी यकीन ना आ रहा हो कि इतनी जल्दी वो बता देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। आलिया ने तेज़ी से सर हिलाया। मैं सच कह रहा हूँ, वो वही है। मैंने उसे खुद वहाँ छोड़ा था और उसके साथ सिर्फ एक नैनी है, कोई असला उठाए इंसान नहीं है। पुलिस को किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। माही ने मोबाइल निकाला। चंगेज़ का नंबर मिलाने से पहले उसने एक दफ़ा फिर आलियान का चेहरा देखा। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई, मैं क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा? मेरी ज़िंदगी दाव पे लगी है, जल्दी करो। वो दबा दबा से चिल्लाया था। घड़ी की हर गुजरती टिक टिक उसका खून खुश कर रही थी। वो जानता था माहिर फरीद मजाक नहीं कर रहा। वो ऑपरेशन थिएटर भी असली था और उसकी धमकी भी। चंगेज़, वो फ़ोन कान से लगाया एक तरफ आ गया। तुम एक जगह फौरी रेड करना है, बलद की रंगीन सीढ़ियों के सामने। वो वापस आलियान के सामने आकर बैठा तो नौजवान खामोश रहा। कोई कुछ ना बोला, यहाँ तक कि कई मिनट गुजर गए। बोला आखिर फ़ोन की घंटी बजी। आलियान का सांस रुक गया। माही ने तेज़ी से मोबाइल कान पे लगाया। क्या हुआ? हमने फिरोज़ी इमारत पे रेड किया है और यहाँ कोई नहीं है। माही ने चौंक के कुर्सी पे बंधे हुए आलियान को देखा। यहाँ एक नौजवान कपल रह रहा है, स्याह है वो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। 1 मिनट। उसने कॉल बंद किया और तेज़ी से आलियान तक आया। एकदम ज़ोर से उसका मुंह मुट्ठी में दबोच लिया। कौन सा गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? वो ज़ोर से घबराया था। आउच! नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली तो माही ने झटके से उसका चेहरा छोड़ा। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। फिरोज़ी इमारत खाली है, वहाँ कोई नहीं है। तुम्हें अभी तक यकीन नहीं आया कि मैं तुम्हारे जिस्म का हर अज़ू निकाल सकता हूँ? और मैंने फिरोज़ी नहीं कहा था। आलिया ने इतनी ऊंची आवाज़ में बोला तो माहिर बोलते बोलते रुक गया। व्हाट? मैंने सब्ज़ कहा था, पिस्ता रंग की सब्ज़ इमारत। तुम? तैश की एक लहर उसके अंदर उठी, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं था। उसने कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाया। साथ में कोई पिस्ता रंग की सब्ज़ इमारत है? हाँ, बिल्कुल सामने वाली। चंगेज़ चौंका। बच्चा उस इमारत में है? लेकिन पहले तुमने फिरोज़ी क्यों? जल्दी जाओ चंगेज़। अब के वो आलियान के सामने बैठा तो नौजवान जादूगर ने कंधे झुका दिए। मैंने सब्ज़ कहा था, फिरोज़ी नहीं। मैं जानता हूँ तुम उन्हें भागने का मौका फराहम कर रहे थे। पुलिस की कॉर्स के सायरन सुन के वो खबरदार हो गए होंगे। मैंने सब्ज़ ही कहा था डूड। तुम्हारी समात में मसला है। उसका खोया हुआ एतमाद वापस आ रहा था। माहिर खामोशी से उसे देखे गया। चंद लम्हे बाद मोबाइल बजने लगा। माहिर ने एक नज़र जलती बुझती स्क्रीन पर डाली और दूसरी आलियान पे। अगर सब्ज़ इमारत से बच्चा ना मिला तो मैं तुम्हारे गुर्दों के साथ तुम्हारा हार्ट भी डोनेट कर दूंगा। कॉल उठाओ। आलिया ने अबरू से इशारा किया। माहिर ने मोबाइल कान से लगाया। वो जानता था कि एक फ़ोन कॉल सब कुछ बदल सकती थी, क्योंकि बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। ओह गॉड।
क्या बोलूँ मैं इस पर? आई एम स्पीचलेस, आई एम टोटली स्पीचलेस गाइस। आलियान भी क्या चीज़ है, क्या फितना इंसान है। मैं भी हैरान हो गई कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। इतनी जल्दी उसने बता दिया कि फ़िरोज़ी अमानत में जाओ और ये वो। हैरत वाली बात है, पता नहीं क्या होगा, क्या चलेगा, क्या सीन होना है, लेकिन देखते हैं इसके लास्ट एपिसोड में। ये इसकी 20वीं एपिसोड का चौथा और लास्ट पार्ट था। होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो। और कहानी बहुत बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अगली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड है और उसके कितने पार्ट्स बनेंगे मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे विदिन 99 के अंदर ही उसको ख़त्म करना है, क्योंकि अभी कितनी एपिसोड होगी, 86 हुई हैं शायद। हाँ मेरे पास मेरे पास तो काफ़ी एपिसोड बच गए हैं। वाओ, हाँ 14, नहीं कितनी थी, अभी मुझे गिनती नहीं आ रही, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कितनी एपिसोड नंबरिंग कितनी थी। लेकिन खैर 4 एपिसोड्स हो गई हैं और बाकी ये नावल इंशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है। इसकी लास्ट एपिसोड के अब हम पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।